अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हमने स्टार्ट किया अपना चैप्टर नंबर 10 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री और आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 4 ग्लोबल वार्मिंग। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है? ग्रेजुअल इंक्रीज इन द अर्थ्स टेम्परेचर। हमारे अर्थ के टेम्परेचर में जो दिन ब दिन डेली बाय डेली हम लोग देख रहे हैं कि हमारे अर्थ का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज ही हो रहा है। क्यों हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ग्लोबल वार्मिंग हमारे पास क्या है? एक ग्रेजुअल इंक्रीज है अर्थ के टेम्परेचर में। ये होती क्यों है? क्यों हमारे अर्थ का टेम्परेचर जो है वो दिन ब दिन इंक्रीज हो रहा है? इट हैपन्स ड्यू टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब हमारे पास ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस से बनता है। और ग्रीन हाउस गैसेस स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस वो गैसेस होती हैं जो ट्रैप करती हैं सनलाइट को और इंक्रीज करती हैं अर्थ का टेम्परेचर को। जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से प्रोड्यूस हो रही है। अब वो जो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स है वो ट्रैप करेंगी सन की हीट को, और वो हीट जब वो रिलीज करेंगी, जब वो एयर में आएंगी तो वो हमारे अर्थ के टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगी। सिमिलरली हमारे पास मिथेन आ जाती है। मिथेन गैस हमारे पास जो है वो प्रोड्यूस होती है लाइफ स्टॉक से। शीप्स हैं, काउस हैं, गोट्स हो गई, और ये डाइजेशन के दौरान भी ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस उनकी प्रोड्यूस होती है, सॉरी मिथेन गैस प्रोड्यूस होती है। उसके बाद हमारे पास वाटर वेपर्स आ जाते हैं। वाटर वेपर्स जो है ये मोस्ट अबंडेंट ग्रीन हाउस गैस है, इस बात को आपने याद रखना है। वाटर वेपर्स जब हमारे पास अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वाटर वेपर्स की जो क्वांटिटी है वो भी इंक्रीज हो जाती है और ये ट्रैप करते हैं हीट इन द एटमॉस्फेयर। ग्रीन हाउस गैसेस ट्रैप हीट इन द एटमॉस्फेयर। ग्रीन हाउस गैसेस हमारे पास हीट को ट्रैप करती हैं एटमॉस्फेयर में और बाद में हमारे अर्थ के टेम्परेचर को इंक्रीज करती हैं। ये हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग है। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट। व्हाट इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट? हमारे पास सन से रेडिएशंस आती हैं। सन गिव्स शॉर्ट वेव रेडिएशन टू अर्थ। सन से पहले हम ओवरऑल देखते हैं नॉर्मल वर्ड्स में हमारे पास ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। सन से हमारे पास ना रेडिएशंस आती हैं अर्थ पे। अर्थ उन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है और एब्जॉर्ब करके ना अर्थ को वार्मर रखता है, गर्म रखता है अर्थ को। और थोड़ी बहुत जो वार्म है ना, एक लिमिटेड हद तक वार्म जो है वो अर्थ पे लाइफ के लिए ज़रूरी है। अगर ये ख़त्म हो जाए तो यहाँ तो हर चीज़ ही जम जाए, कोई चीज़ चल ना सके, मतलब लाइफ तो ख़त्म ही हो जाए ज़रूरत से ज़्यादा यहाँ पे सर्दी ही रहे तो वार्म जो है वो हमारे लिए ज़रूरी है, अर्थ के लिए ज़रूरी है। तो ये जो सन से हमारे पास रेडिएशंस आ रही हैं वो हमारी अर्थ को वार्म रख रही हैं, लेकिन फिर एज एन इफेक्ट ये जो रेडिएशंस आती हैं इन्होंने वापस भी जाना होता है। उन वापस जाने वाली रेडिएशंस को ना हमारी एयर में जो सब्सटेंसेस हैं, केमिकल्स हैं, गैसेस हैं, वो उनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिसकी वजह से हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बैलेंस रहता है, थोड़ा सा वार्म रहता है, ताकि हमारी लाइफ जो है वो पॉसिबल हो। अब हम देखते हैं सन गिव्स शॉर्ट वेव रेडिएशन टू अर्थ। शॉर्ट वेव रेडिएशन वो होती हैं जो हमारे पास जिनकी एनर्जी हाई होती है, और लॉन्ग वेव रेडिएशन हमारे पास वो होती है जिनकी एनर्जी कम होती है। अर्थ ने एब्जॉर्ब की वो हीट और बिकम्स वार्म। रात हुई जब तो अर्थ ने गिव आउट लॉन्ग वेव रेडिएशन, तो अर्थ ने लॉन्ग वेव रेडिएशन रिटर्न करनी है, वापस कर देनी है। जिस तरह आप लोग इमेजिन करें, एक ग्रीन हाउस है, एक हाउस है, वहां पे अर्थ से लाइट आ रही है, लेकिन जो उसकी विंडो है, उसके जो वॉल लगी हुई है, उसका जो ग्लास है, उससे वो उसे वार्म तो किया, लेकिन उसने वापस भी तो जाना ना, जो टकरा रही है लाइट आ गई उसने वापस भी तो जाना है। तो जिसकी वजह से रात को अर्थ जो होती है वो गिव आउट करती है लॉन्ग वेव रेडिएशन, जिनकी एनर्जी कम हो जाती है। ग्रीन हाउस गैसेस एब्जॉर्ब दिस हीट। तो जो ग्रीन हाउस गैसेस हमने पढ़ी, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, मिथेन हो गई, वाटर वेपर्स हो गई, उन्होंने उस हीट को एब्जॉर्ब कर लिया। तो हीट जो है वो कैन नॉट स्केप इनटू स्पेस इजीली। तो हीट जो है वो अर्थ से बाहर नहीं जा सकती। एज अ रिजल्ट अर्थ बिकम वार्मर। इसकी वजह से हमारी जो अर्थ है वो वार्मर रहेगी। लेकिन स्टूडेंट्स, आप लोगों ने याद रखना है ये है एक नेचुरल फिनोमिना ग्रीन हाउस इफेक्ट का, और ये जरूरी है लाइफ के लिए अर्थ पे। लेकिन अगर हमारी एयर में ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो ज्यादा हो जाती है, हमारे पास ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, ज्यादा मिथेन है, ज्यादा ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, ज्यादा वाटर वेपर्स आ जाते हैं, तो ये हमारे पास इनहांस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट से आप कह ले तो ये ग्लोबल वार्मिंग का इशू बनता है। जिस तरह ग्लोबल वार्मिंग हमने पीछे क्लियर किया ना, तो ये इंक्रीज कर देगा हमारे टेम्परेचर को, और हमारा टेम्परेचर जो है वो एक नॉर्मल टेम्परेचर की बजाय बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, जो कि हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट भी देखा और ग्लोबल वार्मिंग भी देखा। अब हम देखेंगे कि हमारी ग्लोबल वार्मिंग जो वो इंक्रीज क्यों हो रही है। सबसे पहला आ जाता है हायर कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन मैंने बताया लिमिटेड होगी तो वो हमारे पास ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी, जो
वो हमारे लिए एक नेचुरल फिनोमिना और एक अच्छा फिनोमिना लाइफ को पॉसिबल करने के लिए अर्थ पे। लेकिन हमारी एयर में हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिसकी वजह से हमारे जो अर्थ का टेम्परेचर है वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद बर्निंग ऑफ कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस, फॉसिल फ्यूल्स के बर्निंग जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। ऑयल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोल, इनका यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर रहा है। उसके बाद है कटिंग डाउन फॉरेस्ट। फॉरेस्ट जो है ना, जो पौधे हैं, हम लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं। हमारे लिए ऑक्सीजन जरूरी है, हमारे लिए एयर में जितनी ज्यादा ऑक्सीजन होगी उतना हमारे लिए ब्रेथिंग करना आसान होगा। लेकिन जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग एक्सेल करते हैं ना, बाहर निकालते हैं, वो प्लांट्स जो है वो इनहेल करते हैं और वो ऑक्सीजन निकालते हैं। सो इसीलिए कहा जाता है कि जितनी ज्यादा ऑक्सीजन होगी ना, जितने ज्यादा प्लांट्स होंगे उतनी ज्यादा ऑक्सीजन होगी और उतना ज्यादा ह्यूमंस के लिए रहना आसान होगा। तो कटिंग डाउन फॉरेस्ट जो है, अब ह्यूमंस ने क्या कर दिया और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल कर दी। अब प्लांट्स तो है नहीं है जो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करेंगे, अपने अंदर लेके ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करेंगे। तो कटिंग फॉरेस्ट की जो कटिंग डाउन है, इसकी वजह से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज होगा एयर में, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी होगी। इंडस्ट्रियल स्मोक, फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं, कोई डिटेल की ज़रूरत ही नहीं है कि हर जगह पे इंडस्ट्रियल स्मोक जो है, हर बच्चा इससे वाकिफ है, हर स्टूडेंट इस बात को जानता है कि इंडस्ट्रियल का स्मोक है वो किस तरह हमारे अर्थ को हीट अप कर रहा है, इस तरह हमारे अर्थ में ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज कर रहा है। व्हीकल एमिशन, जो व्हीकल्स हम लोग यूज़ करते हैं, जो धुआं उनसे निकल रहा है, वो हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग के इंक्रीज का फैक्टर है। मोर ग्रीन हाउस गैसेज जितनी ज़्यादा होंगी, मोर हीट ट्रैप, उतनी ज़्यादा हीट ट्रैप होगी, हायर टेम्परेचर उतना ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होगी। अब हम देखेंगे सोर्सेज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। ग्रीन हाउस गैसेज के सोर्सेज क्या है, मतलब क्या क्या, कहाँ कहाँ से वो गैसेज जो प्रोड्यूस हो रही हैं। अगर तो लिमिटेड है तो ओके, लेकिन अगर वो एक्सेस में आ रही है तो वो ग्लोबल वार्मिंग का रीजन बनेगी। पहली गैस हमारे पास आ जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग के साथ, फैक्ट्रीज और व्हीकल्स के साथ और फॉरेस्ट की कटिंग के साथ लेस फोटोसिंथेसिस हो रही है, जिसकी वजह से हमारे पास ये ग्रीन हाउस गैसेज ज्यादा हो रही हैं। ग्रीन हाउस गैसेज ज्यादा होने से हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा हो रही है। उसके बाद है नेक्स्ट है मीथेन, डिके ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की डिके जो है नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन बहुत ज्यादा आर्टिफिशियली भी किया जाता है। उसके बाद आ जाता है डाइजेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स की डाइजेशन, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि काउस, शीप्स, गोट्स, कुछ इस तरह के एनिमल्स हैं जो डाइजेशन के दौरान भी मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, और वो मीथेन गैस जब एयर में जाती है तो वो ग्लोबल वार्मिंग का रीजन बनती है। राइस फील्ड्स, हमारी जो राइस की फील्ड्स हैं उसकी वजह से हमारे पास मीथेन गैस बहुत ज्यादा होती है। रॉटिंग गार्बेज, हमारा जो कूड़ा करकट होता है वो जब गल सड़ जाता है तो उसकी वजह से हमारे पास मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से मीथेन एक बैड ओडोर गैस होती है। रॉटिंग गार्बेज से आपको अंदाजा हो रहा होगा। रॉटिंग गार्बेज के बाद वो उससे फिर मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से हमारे पास ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं वो ज्यादा हो जाती हैं। अब हम देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स हमारी लाइफ पे, हमारी लिविंग में, अर्थ में जो जिंदगी है उस पे ग्लोबल वार्मिंग, इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड टू मच इंक्रीज इन टेम्परेचर किस तरह से इफेक्ट कर रहा है। फिजिकल इन्वायरमेंट, हमारी जो इन्वायरमेंट है, हमारी ज़मीनें बंजर हो रही हैं, हमारे लिए बाहर आउटडोर एक्टिविटीज़ पॉसिबल कम से कम हो जाती है। जैसे अब देखेंगे आप लोग, गर्मियाँ आएंगी ना, गर्मियाँ आने के साथ ही हमने कोशिश करेंगे हमारे सारे काम घर में बैठ के जाए, बाहर ना निकलना पड़े, क्योंकि एक तो ऑलरेडी गर्मियाँ, ऊपर से ग्लोबल वार्मिंग के थ्रू इतना ज़्यादा, इतना हाई टेम्परेचर हो जाता है अर्थ का कि हमारी फिजिकल इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही है। इकोसिस्टम, हमारी जो नेचुरल लिविंग है, जो हमारी इकोसिस्टम की चेन है, जो हमारा इकोसिस्टम है जिसमें हम लोग रह रहे हैं, जिसमें प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, एवरी लिविंग थिंग आ जाती है, उसको बहुत बुरे तरीके से इफेक्ट कर रही है। सोसाइटी, इकोनॉमी हो गई, क्योंकि इकोनॉमी किस तरह ग्लोबल वार्मिंग, इकोनॉमी ये चेक करें आप लोग, इकोनॉमी से ना, जैसे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहा है, ज़मीन बंजर हो रही है, सॉइल प्रोडक्टिव नहीं रही, हमारी सॉइल फर्टाइल नहीं, हमारी जो यील्ड है, जो फसलें हैं वो कम प्रोड्यूस होंगी, जिसकी वजह से, और पाकिस्तान तो वैसे भी एक जरखेज मुल्क है, इससे इसकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगी। इवन अ स्मॉल इंक्रीज इन टेम्परेचर कैन कॉज बिग क्लाइमेट चेंजेस। स्मॉल इंक्रीज इन टेम्परेचर भी ना क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करे। गर्मी का बहुत ज़्यादा हो जाना, फिर अचानक बारिश हो जाना, फिर अचानक ही बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाना, ये क्लाइमेट के जो चेंजेस है ना, ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं, और ये है किस वजह से, सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो आप चेक करें कि किस तरह ग्लोबल वार्मिंग हमारी इन्वायरमेंट को, इकोसिस्टम को, सोसाइटी को, हमारी इवन इकोनॉमी को किस तरह से इफेक्ट कर रही है। अब ग्लोबल वार्मिंग से ना टेम्परेचर हमारा बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। वाटर वेपर्स होते हैं, वाटर वेपर्स बादलों तक जाते हैं, तो बादलों के साथ मिलके वो ज़मीन पे पानी बरसाते हैं। अब ये क्या है,
एक तो समझ किसी को नहीं आ रही, टेम्परेचर जा किस साइड पे रहा है, हमारा जो रेनफॉल है उसमें ग्रेजुअल इंक्रीज देखा जा रहा है और इरेगुलर इंक्रीज है ये। एक तो होता है कि नॉर्मल इंक्रीज हो, बारिश लिविंग के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन इरेगुलर और हैवी रेनफॉल मतलब अचानक ही बारिश आई है और अचानक से सैलाब आ गया, ये क्या है, ये क्या है, ये सब ग्लोबल वार्मिंग के रीजंस है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये हो रहा है। हैवी एंड इरेगुलर रेनफॉल हो रही है, फ्लड्स इन द मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं ओवरऑल वर्ल्ड में भी देखें तो फ्लड्स का खदशा आजकल बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। जहां से फ्लड्स बढ़ रहे हैं, डेंजर टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब बहुत एक जगह पे इमेजिन करें एक आप गाँव है जहाँ पे बारिश है, छोटे छोटे मकान थे आधे से ज़्यादा डूब चुके हैं, उनका जो जरिया मुआश है वो क्या है, ये मवेशी वगैरह, फल वगैरह, फसलें वगैरह। अब वो सैलाब आए, उस सैलाब ने सारी फसलें तबाह कर दी, मवेशी जो हैं वो हलाक हो जाते हैं। डेंजर टू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आप चेक करें कि किस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग जो है ये लाइफ को इफेक्ट कर रही है। डैमेज टू होम्स एंड क्रॉप्स, वही बात कि उसने फसलों को, घरों को बहुत बुरे तरीके से मुतासिर किया है, इवन तो कि इंसानों की जानें भी कहीं जाने जो है वो सैलाबों की वजह से जा चुकी हैं। अब एग्रीकल्चर पे अगर हम लोग इफेक्ट देखें ग्लोबल वार्मिंग का, तो क्लाइमेट जो चेंज होता है ना, एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। कुछ सम क्रॉप्स ग्रो बेटर इन हाई टेम्परेचर, कुछ क्रॉप्स जो हैं जैसे वीट और राइस है ये हाई टेम्परेचर पे होते हैं, और कुछ क्रॉप्स जो है मेज, शुगर केन जो है ये कैन कॉज ड्राफ्ट एंड फूड शॉर्टेज। अब क्या है, कुछ क्रॉप्स जो है वो हमारे पास हाई टेम्परेचर पे ग्रो कर रहे हैं, कुछ क्रॉप्स जो हैं वो हमारे पास लो टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं। जिस तरह आप सबको अंदाजा है, कुछ चीज़ें जो है वो हम लोग गर्मियों में उगाते हैं, कुछ जो होती हैं वो सर्दियों में उगाई जाती हैं, क्योंकि अपने अपने टेम्परेचर का हिसाब है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जहाँ टेम्परेचर का, इन्वायरमेंटल टेम्परेचर का कोई आइडिया नहीं है, किसी भी वक्त टेम्परेचर का ग्रेजुअल इंक्रीज भी हो सकता है और ग्रेजुअल डिक्रीज भी हो सकता है, तो ये क्रॉप्स को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से हमारे पास फूड शॉर्टेज जैसे मसाइल का हमें सामना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास सॉइल प्रिडिक्टेबल ही नहीं है, टेम्परेचर को आइडिया ही नहीं है कि कब वो बहुत इंक्रीज कर जाए, कब वो बहुत डिक्रीज कर जाए, जिसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर बहुत इफेक्ट होगा। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कि हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वो बिल्कुल भी प्रेडिक्टेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा ग्रेजुअल इंक्रीज पाया जा रहा है हमारे टेम्परेचर में। तो जो हमारे समर्स हैं, हमारी गर्मियाँ हैं, वो गर्म से गर्म तरीन होती जा रही हैं, और जो विंटर्स है वो वार्मर है। मतलब पहले विंटर्स में अच्छी खासी सर्दियाँ पाई जाती थी, फॉग होती थी लेकिन स्मोक नहीं थी होती, अब स्मोक पाई जाती है, स्मोक ज़्यादा होती है। हमारे विंटर्स जो हैं वो उस हद तक कोल्ड नहीं रहे जितना उनको होना चाहिए था। विंटर्स बिकम शॉर्टर एंड वार्मर, गर्मी सर्दियाँ भी अब उतनी ठंडी नहीं रही हैं, वो भी अब गर्म होना शुरू हो गई। समर जो है वो बहुत लंबे हो गए हैं और हॉटर, और वो शदीद तरीन गर्म हो गए। डिस्टर्ब्स नेचुरल वेदर सिस्टम, जो नेचुरल वेदर सिस्टम था उसको ग्लोबल वार्मिंग बहुत बुरे तरीके से डिस्टर्ब कर रही है। ग्लोबल वार्मिंग का एक और इफेक्ट, राइज इन सी लेवल। अब हम देखेंगे, जिस तरह आप सबको पता है कि आइस कैप्स जो होते हैं जहाँ पे बर्फ जमी होती है, जहाँ जो इस तरह के बर्फानी इलाके होते हैं उनमें जो होती है वो बर्फ जमी होती है, लेकिन जब टेम्परेचर अचानक से ग्रेजुअल इंक्रीज करता है तो वो जो आइस है वो पिघलती है, वो मेल्ट होती है। अब उस पानी ने, वो जो आइस पिघली है, जो पानी बना है, उस पानी ने सीज की तरफ आना है, दरियाओं की तरफ, समंदरों की तरफ ही आएगा। अब वो जो पानी है तो उससे हमारा सी का लेवल राइज कर जाएगा, जिसकी वजह से सैलाब का खदशा बहुत ज़्यादा हो सकता है। हायर टेम्परेचर कॉजेज वाटर टू एक्सपेंड, जो टेम्परेचर जैसे ज़्यादा होगा तो वो पानी पिघल जाएगा। आइस इन एंटार्क्टिका एंड ग्रीनलैंड मेल्ट्स, सी का लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। कोस्टल एरियाज लाइक नेदरलैंड्स एंड बांग्लादेश आर एट रिस्क, वो इलाके जो समंदरों के बहुत करीब हैं, कोस्टल एरियाज हैं, उनको बहुत बुरे खदशात होंगे सैलाब के। वो क्योंकि अगर सी का लेवल, समंदर का लेवल अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो वो सारा पानी शहरों की तरफ ही आएगा, मुल्कों की तरफ ट्रांसफर जाएगा। वो जो पानी होगा फिर उससे सैलाब के खदशात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। हमने टेम्परेचर की वजह से आइस के मेल्ट होने की बात की कि ग्लेशियर्स पे, आइसलैंड्स पे आइस जो है वो मेल्ट हो रही है हायर टेम्परेचर की वजह से। सिंस 1990 अबाउट 28 ट्रिलियन टन्स, आप अंदाजा लगाएं ये कितनी बड़ी अमाउंट है, 28 ट्रिलियन टन्स ऑफ आइस लॉस्ट, वो आइस खत्म हो गई है। तो वो जो जानवर, वो ऑर्गेनिजम्स जो बर्फानी है, जिन्होंने बर्फ में रहना है, उनकी तो लाइफ खत्म हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। ये कब की है? सिंस 1990 एंड करंटली मेल्टिंग एट 1.2 ट्रिलियन टन्स पर ईयर। एक साल में 1.2 ट्रिलियन टन्स जो है वो हमारे पास आइस जो है वो लॉस्ट होती है। तो आप अंदाजा लगाएं कि ग्लोबल वार्मिंग किस तरह हमारी लाइफ को बुरे तरीके से इफेक्ट कर रही है। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। हमने इसमें ग्लोबल वार्मिंग को डिटेल डिस्कस किया कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, उसके कॉजेज क्या हैं और उसके इफेक्ट्स क्या हैं। आपने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से याद करना है, चांसेस हैं कि पेपर में आ सकता है, इफेक्ट्स आ सकते हैं, कॉजेज आ सकते हैं,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंक्लूजन देखें तो ग्लोबल वार्मिंग इज कॉज्ड बाय द इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेज। हमारी ग्रीन हाउस गैसेज जब हमारे जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, जब ये बहुत ज़्यादा हो जाती है तो हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग होती है। ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक बर्निंग फ्यूल्स एंड कटिंग फॉरेस्ट आर द मेन रीजन। हमने डिस्कस किया इट लीड्स टू सीरियस प्रॉब्लम सच एज rising sea levels, floods, droughts, changes in the seasons, even a small rise in temperature can affect on earth. We must reduce तो हमें ये कम करने के लिए क्या करना है? वी मस्ट रिड्यूस पोल्यूशन, हमें अपनी एयर से पोल्यूशन कम करनी है, प्लांट मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं, सेव एनर्जी टू प्रोटेक्ट आवर प्लानट, एनर्जी को ज़ाया ना करें ताकि हमारा प्लानट जो है वो बच सके। सो ये था आज का लेक्चर हमारा, हमने ग्लोबल वार्मिंग को डिटेल कवर कर लिया। अगर आपको लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा, और अगर फर्दर इंप्रूवमेंट्स की ज़रूरत हो तो आप वो भी बताइएगा। आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच एंड जज़ाकल्लाह।